तो अभी हम पढ़ेंगे कि SN1 और SN2 मैकेनिज्म क्या होता है। बेसिकली इसको मैंने ऑलरेडी पहले से ही यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में मैंने सब एक बेसिक तरीके से लिखा गया है कि SN1 और SN2 में मेजर डिफरेंस क्या है और कैसे हम पहचान सकते हैं कि कोई रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करता है और कौन सा SN2 मैकेनिज्म को। अभी मैंने यहाँ पे लिखा है जैसे फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स को कंसीडर करके हम पता लगा सकते हैं कि रिएक्शन SN1 है या SN2 है। तो सबसे पहला फैक्टर है काइनेटिक्स, यानी कि वो कौन सा काइनेटिक फॉलो करता है। तो SN1 जैसे कि यहाँ पे लिखा है SN1 एंड SN2, तो उसी से समझ जाओ 1 यानी कि फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड बोले तो सेकेंड ऑर्डर। अभी ये फर्स्ट ऑर्डर मतलब क्या? फर्स्ट ऑर्डर मतलब ये कि जो भी रिएक्शन हो रहा है वो ओनली सिंगल मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रहा है, यानी कि A प्लस B, तो अपने को हमारा प्रोडक्ट कुछ C या D मिलेगा ऐसा। तो ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ A एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ B। वन मॉलिक्यूल ऑफ A प्लस वन मॉलिक्यूल ऑफ B गिव्स वन मॉलिक्यूल ऑफ C। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर यानी कि उसमें दो मॉलिक्यूल रहेगा, यानी कि हो सकता है यहाँ पे 2A प्लस 1B हो या फिर 2A प्लस 2B हो, ऐसे टाइप के रिएक्शन को हम कहेंगे सेकेंड ऑर्डर। अब जैसे कि हमने देखा मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलरिटी यानी क्या? कितने मॉलिक्यूल्स उसमें यूज हो रहे हैं। तो इसमें जैसे कि हमने देखा वो यूनिमॉलिक्यूलर है और ये बायमॉलिक्यूलर है। अब बायमॉलिक्यूलर यानी कैसा? जैसे कि यहाँ पे 1A प्लस 1B है, तो सिमिलरली अगर यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ A प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ B या फिर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ A प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ B, कहीं पे भी अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 2 हो जाता है तो वो हो जाता है बायमॉलिक्यूलर। और जो मॉलिक्यूलरिटी है वो इस तरीके से है, यानी कि मॉलिक्यूलरिटी के बेसिस पे हमें पता चलेगा कि हमारा काइनेटिक्स क्या है, फर्स्ट ऑर्डर या सेकेंड ऑर्डर। अभी हम चलते हैं तीसरा फैक्टर जो है नंबर ऑफ स्टेप्स, यानी कि कितने स्टेप्स में वो रिएक्शन मिलता है। तो उसमें भी जैसे SN1 मैकेनिज्म है तो SN1 में 2 स्टेप्स होता है और SN2 में 1 स्टेप होता है। अब ये हम देखेंगे कैसे। 2 स्टेप यानी कि वो एक तरह का ट्रांजिशन स्टेट है, यानी कि जो भी रिएक्शन मिलेगा तो वो रिएक्शन किस तरीके से, उसके क्या ट्रांजिशन स्टेट रहेगा, यानी कि वो 2 ट्रांजिशन स्टेट में हो के फिर हमें जो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा, तो इसके लिए उसे कहेंगे नंबर ऑफ स्टेप। तो वो 2 स्टेप में बनता है। और SN2 में ओनली 1 स्टेप, यानी कि साइमल्टेनियसली हमें सिर्फ एक ही स्टेप ट्रांजिशन स्टेप मिलता है, उसके जरिए हमें हमारा SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है। अब हम देखेंगे वही कि ट्रांजिशन स्टेट, यानी कि 2 ट्रांजिशन स्टेट मतलब 2 स्टेप्स, और ओनली 1 ट्रांजिशन स्टेट मतलब सिंगल स्टेप। अब हम देखेंगे बॉन्ड मेकिंग एंड ब्रेकिंग। बॉन्ड मेकिंग एंड ब्रेकिंग से ही हमें समझेगा कि नंबर ऑफ स्टेप्स कैसे है और ट्रांजिशन स्टेट कैसा होता है। बॉन्ड मेकिंग एंड ब्रेकिंग में फर्स्ट बॉन्ड इन द रिएक्टेंट, यानी कि जो रिएक्टेंट हमारा जैसे कि है ये B या फिर A, तो वो रिएक्टेंट का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता है और फिर वो हमारा प्रोडक्ट के साथ एक न्यू बॉन्ड फॉर्म करता है और जिससे हमारा प्रोडक्ट मिलता है। तो ये हो गया 2 स्टेप। 2 स्टेप यानी कि क्या? फर्स्ट स्टेप में बॉन्ड इन रिएक्टेंट ब्रेक हो रहा है, सेकेंड स्टेप में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है इन न्यू प्रोडक्ट। तो ये हो गया 2 स्टेप। इसके लिए हम इसे कहेंगे 2 ट्रांजिशन स्टेट और नंबर ऑफ स्टेप्स यूज्ड आर 2। ये है SN1 में। अब SN2 में है साइमल्टेनियस, यानी कि इसमें जैसे पहले अलग से बॉन्ड ब्रेक होता है फिर अलग से बॉन्ड फॉर्म होता है, तो ये इस तरीके से इसने 2 स्टेप लिया। SN2 में ऐसा नहीं होता। SN2 में दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ हो जाता है, यानी कि अगर ये यहां से ब्रेक भी हो रहा है तो साथ ही साथ वहां से फॉर्म भी हो रहा है, यानी कि एक ही स्टेप में उसके अंदर 2 स्टेप हो रहे हैं, मेकिंग एंड फॉर्मिंग। इसमें अलग था, इसमें मेकिंग अलग हो रहा था, ब्रेकिंग अलग हो रहा था SN1 में। SN2 में दोनों साथ में हो रहा है साइमल्टेनियस, इसके लिए वो साइमल्टेनियसली में सिर्फ एक ही स्टेप हो रहा है, इसके लिए ये हो गया 1 ट्रांजिशन स्टेट और 1 स्टेप रिएक्शन। अब हम देखेंगे डायरेक्शन ऑफ अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, यानी कि जो न्यूक्लियोफाइल है जैसे कि हमारा OH ग्रुप हो गया या जो भी नेगेटिवली चार्ज आयंस या फिर ग्रुप है वो है हमारे न्यूक्लियोफाइल। तो अगर डायरेक्शन ऑफ अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो उससे हमें पता चलेगा कि वो SN1 है या SN2 कैसे है। अभी जो SN1 रिएक्शन है वो बैक साइड एंड फ्रंट साइड दोनों से अटैक करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे
अभी ये जैसे OH माइनस एक अलग एलिमेंट है, ये B एक अलग एलिमेंट है, तो ऐसा चांस है कि ये जो OH माइनस है या फिर ये यहाँ पे भी सपोज अगर एक दूसरा नेगेटिवली चार्ज है, जैसे कि अब जैसे कि ये मैंने एक न्यूक्लियोफाइल कंसीडर किया OH, ये मैंने एक ऐसे ही एक अल्काइल हैलाइड समझ सकते हैं, तो मैंने एक अल्काइल हैलाइड ले लिया। अब जो इसका रिएक्शन होगा तो वो बैक एंड फ्रंट यानी कि कुछ इस तरीके से अटैक होगा कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो मतलब इस A के जरिए मतलब यहाँ से ऐसे आएगा और यहाँ से अटैक करेगा, यानी कि वो इसको पास हो के, यानी कि एक अल्काइल ग्रुप है यानी कि बल्की ग्रुप, वो बल्की ग्रुप को पास हो के यहाँ पे अटैक करेगा, या फिर वो डायरेक्टली यहाँ से भी डायरेक्ट इस हेलोजन पे या फिर जो भी है इस पे अटैक करेगा। तो ये दो टाइप के पॉसिबल रिएक्शंस है, बैक एंड फ्रंट। इस बैक एंड फ्रंट को हम दूसरे बड़े एग्जांपल जब लेंगे तब उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अभी से बेसिकली हमें ये समझना है कि बैक एंड फ्रंट यानी कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है तो उसका एक चांस है, ये हो गया फ्रंट अटैक, और अगर यहाँ से आता है यानी कि अल्काइल ग्रुप से होके आता है तो वो होता है बैक अटैक। अब जो SN2 मैकेनिज्म है, SN2 मैकेनिज्म वो ओनली एंड ओनली बैक रिएक्शन को फॉलो करता है, ना कि फ्रंट को। यानी कि जो SN2 है तो SN2 में सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, वो यहां से यानी कि वो ऐसे होके अटैक करेगा इस पे, यानी कि उसको अल्काइल ग्रुप से पास होना पड़ेगा। अल्काइल ग्रुप से पास होके फिर वो इस एक्स एटम को या फिर जो भी यहाँ पे उसकी रिएक्टिविटी है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे रिएक्ट करेगा। यानी कि कुछ भी हो जाए वो अल्काइल ग्रुप या जो भी बल्की ग्रुप वहाँ पे प्रेजेंट है वहीं से होके वो आएगा, ना कि ऐसे। अगर इस टाइप का वो होता है तो वो फ्रंट अटैक होता है, और फ्रंट अटैक SN2 में पॉसिबल नहीं है, ओनली बैक अटैक। अब ये सब बैक अटैक एंड फ्रंट अटैक एंड ओनली बैक अटैक ये सब क्यों होता है, ये सब हम ये इस टेबल के बाद हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी हमें मेन क्या है, हम बेसिक समरी ले रहे हैं कि SN1 एंड SN2 किस तरीके से फॉलो करेंगे, उसके बाद हम उसको एग्जांपल के तौर पे एक्सप्लेन करेंगे। अब ये है हमारा न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल यानी कि क्या, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है वीक न्यूक्लियोफाइल फेवरेबल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवरेबल। तो भी वीक न्यूक्लियोफाइल यानी कि जैसे COO- आयन, यानी कि जैसे वो एसिडिक ग्रुप या कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो वो एक तरह के हमारे वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यानी कि जैसे OH-, ये हमारे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो वीक न्यूक्लियोफाइल फेवरेबल यानी कि जो SN1 मैकेनिज्म है, SN1 मैकेनिज्म में जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो हमारा वीक न्यूक्लियोफाइल होगा और वीक न्यूक्लियोफाइल का ही रिएक्शन होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक एसिड ग्रुप है तो एसिड ग्रुप में ऐसा रहेगा कि जो COO- है वो हमारा एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल करेगा, ना कि जैसे ये हमारा एसिड ग्रुप है COOH, तो इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जैसे OH निकल जाएगा तो OH- हो जाएगा, CO+ हो जाएगा, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसके लिए इसमें वीक न्यूक्लियोफाइल अगर लेंगे तो वो कुछ इस तरीके से होगा। तो वो इस तरीके से होगा कि जैसे हाइड्रोजन एटम है वो पॉजिटिव चार्ज होकर निकल जाएगा, बचता COO-। तो ये जो है ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है। तो ये इस टाइप के न्यूक्लियोफाइल का जो रिएक्शन होता है वो है वीक न्यूक्लियोफाइल फेवरेबल, यानी कि SN1 मैकेनिज्म उसी रिएक्शन को फॉलो करेगा जिसमें वीक न्यूक्लियोफाइल हो या फिर उससे वीक न्यूक्लियोफाइल वाले प्रोडक्ट बनेंगे। और SN2 मैकेनिज्म ऐसा है कि वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वाले, यानी कि जिसमें OH ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे अल्कोहल हो गया और भी बहुत सारे कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं, OH सब्सटीट्यूएंट वाले, यानी कि इन शॉर्ट ऐसे ही समझो कि अल्कोहल वाले प्रोडक्ट। तो उस टाइप के प्रोडक्ट को हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, यानी कि OH इज हाईली न्यूक्लियोफिलिक। तो जो भी हमारा प्रोडक्ट मिलेगा या फिर सपोज हम अल्कोहल से करें तो जो भी हमारा रिएक्शन होगा वो इस OH बेसिस पे होगा, और OH क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो अभी हमने देखा कि जैसे न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल किस तरीके के न्यूक्लियोफाइल्स यूज होते हैं। तो जैसे SN1 मैकेनिज्म में वीक न्यूक्लियोफाइल यूज होता है और SN2 मैकेनिज्म में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज होता है। अब हम देखते हैं कि इंटरमीडिएट,
यानी कि इंटरमीडिएट बनता है नहीं बनता है ऐसा। तो अब जैसे कि हमने देखा SN1 में इधर 2 ट्रांजिशन स्टेप है, यानी कि जैसे बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग, तो उससे हमें हमारा ट्रांजिशन स्टेट मिलता है, तो वो है इंटरमीडिएट फॉर्म, यानी कि कोई एक मिडल प्रोडक्ट, या फिर इन शॉर्ट ऐसे ही समझो कि हमें हमारा ट्रांजिशन स्टेट या ट्रांजिशन स्टेट वाला प्रोडक्ट जो है वो मिलता है, इसके लिए वो हो गया इंटरमीडिएट फॉर्म्स। और जबकि SN2 में हमें इंटरमीडिएट मिलता ही नहीं है, मिलता है लेकिन हमें वो डायरेक्टली जो फाइनल स्टेप हो गए वो हमारा प्रोडक्ट मिलता है, वो हमारा खाली मैकेनिज्म रहता है, वो प्रोडक्ट नहीं रहता। यानी कि अब ये इस टाइप के प्रोडक्ट, ये जो है ये हमारा ट्रांजिशन स्टेट का प्रोडक्ट है। जैसे कि अगर मैंने इसी को कंसीडर किया है AX प्लस OH माइनस आयन, तो SN2 का ट्रांजिशन स्टेट कुछ इस तरीके से होगा कि जैसे OH भी यहाँ से OH भी अटैक कर रहा है और X भी निकलने वाला है, तो ये इस टाइप का ये जो प्रोडक्ट है, जैसे अल्काइल पे पॉजिटिव चार्ज है, हेलोजन भी नेगेटिव है, OH भी नेगेटिव है, तो ये टाइप का प्रोडक्ट सिर्फ एक हमारा एक ये क्या बोल सकते हैं, ये मैकेनिज्म है, ये एक्चुअल प्रोडक्ट हमारा मिल रहा नहीं है इंटरमीडिएट में, हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, इसके लिए ये इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं हो रहा, ये हमारा मैकेनिज्म है, हमें डायरेक्टली हमारा प्रोडक्ट मिलता है इस मैकेनिज्म के बेसिस पे। तो ये हो गया हमारा नो इंटरमीडिएट, यानी कि हमें हमारा इंटरमीडिएट नहीं मिलता। और जबकि अगर मैं यहाँ पे कंसीडर करूँ SN1 में, तो हमारा इंटरमीडिएट कुछ इस तरीके से मिलता है, जैसे कि अगर मैं इसी को कंसीडर कर रहा हूँ AX प्लस OH माइनस सेम, तो अगर वो SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा तो उसका रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगा, या फिर उसका इंटरमीडिएट मिलेगा तो वो कुछ इस तरीके से होगा। तो जैसे कि हमने देखा अभी ये जो AX प्लस OH है, तो उसका इंटरमीडिएट कुछ इस तरीके से बनेगा कि जैसे कि पहले हमने देखा बॉन्ड इन द रिएक्टेंट ब्रेक, तो ये जो भी रिएक्टेंट है हमारा ये ब्रेक होता है, तो उससे जैसे अल्काइल पे पॉजिटिव चार्ज है, हेलोजन पे नेगेटिव चार्ज है, और ये तो हमारा हम एज अ दूसरा रिएक्टेंट यूज कर रहे हैं, तो ये हो गया बॉन्ड ब्रेकिंग। तो इससे ये जो है ये हमारा प्रोडक्ट एक्चुअली में हमें इंटरमीडिएट स्टेट में मिलता है इन ए फॉर्म ऑफ आयंस। जैसे कि ये अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप हमेशा प्रेजेंट होते हैं, तो ये अल्काइल ग्रुप है, ये हैलोजन एटम है, और ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है। तो इस तरीके से फिर जब ये बॉन्ड इससे ब्रेक हुआ तो ये जो दूसरा रिएक्टेंट है इससे ये हमें बॉन्ड फॉर्म होकर प्रोडक्ट मिलेगा, यानी कि ये जैसे कि फॉर एग्जांपल अल्कोहल, तो इसमें बॉन्ड इन द रिएक्टेंट ब्रेक्स, ये जो रिएक्टेंट है ये ब्रेक हो रहा है, इससे हमें हमारा आयंस मिल रहा है, जो कि आयंस प्रैक्टिकली पॉसिबल होते हैं, और जब भी आयंस डिसोसिएट होते हैं तो वो एज अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में होते हैं, तो ब्रेक होते हैं, फिर न्यू बॉन्ड इन द प्रोडक्ट इज फॉर्म, यानी कि जो हमारा डिजायर्ड न्यूक्लियोफाइल है उस न्यूक्लियोफाइल को फिर अल्काइल ग्रुप से अटैच करें। तो यानी कि ये जो हमारा है ये पूरा स्टेप एक्चुअली में प्रैक्टिकली हमें वो प्रोडक्ट उसके मिलते हैं, तो उस टाइप के इस टाइप के स्टेट को हम कहेंगे ट्रांजिशन स्टेट, और ये जो है इसे कहेंगे हम इंटरमीडिएट, यानी कि ये फर्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप के बीच का स्टेप है, तो ये होता है इंटरमीडिएट फॉर्म्स, यानी कि जो हमारा इंटरमीडिएट है वो हमें एक्चुअली मिलता है। और नो इंटरमीडिएट यानी कि ये अभी इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं है, ये डायरेक्ट एक मैकेनिज्म है कि ये मैकेनिज्म के थ्रू फॉलो करेंगे तो हमें हमारा मिलेगा। तो ये जो है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल एलिमेंट है ही नहीं, तो ये हमें प्रैक्टिकली मिलता भी नहीं है, ये हम तो सिर्फ एज ए इंटरमीडिएट उसको कंसीडर कर रहे हैं टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म, इसीलिए ये इंटरमीडिएट पॉसिबल ही नहीं है, हम इसे जस्ट मैकेनिज्म के तौर पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इस टाइप के प्रोडक्ट को हम कहेंगे नो इंटरमीडिएट, यानी कि जो इंटरमीडिएट है वो हमें मिलता ही नहीं है और इसमें इंटरमीडिएट मिलता है। अब हम पढ़ेंगे पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट, यानी कि वो कितना पोलर है, नॉन पोलर है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे वाटर में कौन सा सॉल्युबल है, नहीं सॉल्युबल है। तो पोलैरिटी से हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है कि वो वाटर में सॉल्युबल है, अल्कोहल में सॉल्युबल है, एसीटोन में सॉल्युबल है, तो इससे अलग अलग हमें पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट्स मालूम पड़ता है।
तो हम देखते हैं कि अभी SN1 जो है वो पोलर सॉल्वेंट फेवरेबल है, यानी कि अगर मैं उसको वाटर के प्रेजेंस में फॉर एग्जांपल अगर मैं रिएक्शन देता हूँ तो वो रिएक्ट होएगा बिकॉज वो पोलर सॉल्वेंट है। अब हम पढ़ेंगे 9th स्टेप यानी कि पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि पोलैरिटी मतलब क्या कि जो भी हमारा रिएक्शन है वो पोलर है नॉन पोलर है, उससे हमें पता चलेगा कि रिएक्शन जो है वो SN1 एंड SN2 कौन सा मैकेनिज्म को फॉलो करता है। अगर हमारा जो पोलर सॉल्वेंट है फॉर एग्जांपल वो वाटर है, पोलर सॉल्वेंट यानी कि एक्चुअली वाटर इज ए नॉन पोलर, तो अगर वाटर के प्रेजेंस में अगर जो रिएक्शन होता है तो उस टाइप के रिएक्शन को वो होता है SN2 मैकेनिज्म, बिकॉज SN2 मैकेनिज्म है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में होता है। और पोलर सॉल्वेंट यानी कि फॉर एग्जांपल अल्कोहल हो गया, एसीटोन हो गया, उस टाइप के प्रोडक्ट को हम कहेंगे पोलर सॉल्वेंट फेवरेबल, यानी कि वो पोलर सॉल्वेंट कंडीशन जो फेवरेबल होता है उस कंडीशन में वो रिएक्शन होता है, तो वो होता है SN1 मैकेनिज्म। और जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं हेक्सेन ले लूँ या और भी बहुत सारे ऐसे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं, तो वो हमारा रिएक्शन जो फॉलो करेंगे वो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे। और जो पोलर सॉल्वेंट है फॉर एग्जांपल अल्कोहल, एसीटोन, तो वो फॉलो करेंगे SN1 मैकेनिज्म। तो अभी लास्ट में देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ द सबस्ट्रेट। स्टेबिलिटी ऑफ सबस्ट्रेट यानी क्या कि जो भी हमारा सबस्ट्रेट यानी कि फॉर एग्जांपल जो भी प्रोडक्ट मिलता है तो उसका स्टेबिलिटी कैसे होगा। अब मैं अगर SN1 को कंसीडर करता हूँ तो SN1 में जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी, मतलब टर्शरी सबसे ज़्यादा स्टेबल है, उसके बाद सेकेंडरी और सबसे कम स्टेबल है प्राइमरी। अब मैं इस कंक्लूजन पे कैसे आया उसके लिए मैंने यहाँ पे एक जनरल एग्जांपल कंसीडर किया है। फॉर एग्जांपल जब हमारा यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये हमारा इथाइल ग्रुप है, यानी कि अगर यहाँ पे मैं एक न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दूंगा जैसे OH तो ये जैसे इथाइल अल्कोहल हो जाएगा। बट फॉर एग्जांपल के लिए मैं इसको एज ए खाली इथाइल ग्रुप यानी कि जो भी अल्काइल ग्रुप है उसको ही कंसिडर कर रहा हूँ, तो ये जैसे इथाइल हो गया, तो ये है हमारा प्राइमरी अल्काइल, ये है सेकेंडरी अल्काइल यानी कि 1 2 3। और जो हमें यहाँ पे हमारा वो रहेगा वो हमारा एक न्यूक्लियोफाइल रहेगा, तो न्यूक्लियोफाइल के लिए यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन, तो ये हमारा सेकेंडरी ग्रुप हो जाएगा। और जब यहाँ पे ये जो अल्फा कार्बन है यानी कि जो भी अल्फा कार्बन पे जितने भी नंबर ऑफ कार्बन सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं अकॉर्डिंगली उसकी स्टेबिलिटी है। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे ये हमारा अल्फा कार्बन है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो अल्फा कार्बन पे कितने कार्बन एटम है, यहाँ पे एक है, तो ये हमारा प्राइमरी है। अब ये हमारा अल्फा कार्बन है पॉजिटिव चार्ज वाला, उसके सब्स्टिट्यूशन में कितने हैं 1 2, तो ये हमारा सेकेंडरी हो गया। अब ये हमारा अल्फा कार्बन है, यहाँ पे कितने सब्स्टिट्यूएंट है 1 2 3, तो ये हमारा टर्शरी हो गया। तो इसमें टर्शरी सबसे ज़्यादा स्टेबल है बिकॉज टर्शरी यानी कि ये बल्की ग्रुप है, सबसे हैवी ग्रुप, बिकॉज यहाँ पे 1 2 3 अल्काइल ग्रुप है यानी कि 3 मिथाइल ग्रुप है, तो 3 मिथाइल ग्रुप यानी कि उसका बल्कीनेस, उसका वजन ही बोल सकते हैं या फिर साइंटिफिक टर्म में इसे कहेंगे तो स्टीयरिक हिंड्रेंस कहते हैं, तो स्टीयरिक हिंड्रेंस सबसे ज़्यादा इसका है। तो जो भी हमारा जो रिएक्शन में जैसे कि हमने देखा कि जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है वो बैक एंड फ्रंट दोनों साइड से होता है, तो इसीलिए अगर फॉर एग्जांपल ये बैक साइड से भी अटैक हो या फ्रंट साइड से भी अटैक हो, अगर बैक साइड से अटैक होता है तो बिकॉज ऑफ स्टीयरिक हिंड्रेंस वो यहाँ उसको टाइम लगता है बनने को, तो इसके लिए वो फ्रंट अटैक कर लेगा, और फ्रंट अटैक कर लेगा तो हमें हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। सिमिलरली सेकेंडरी में भी ऐसे ही होगा, प्राइमरी में भी ऐसे ही होगा, वो दोनों मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, बैक से भी ट्राई करेगा, फ्रंट से भी ट्राई करेगा। तो जिसमें ज़्यादा स्टीयरिक हिंड्रेंस है मतलब जो ज़्यादा बल्की है वो उतना ही स्टेबल रहेगा, यानी कि उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। और जैसे कि हमने देखा फॉर एग्जांपल अगर मैं 2-3 लकड़ियों को एक साथ रखूँ और उसको तोड़ने का ट्राई करूँ तो वो नहीं टूटेंगे, बिकॉज वो तीनों और वो चारों जितनी भी लकड़ियाँ हैं वो एक दूसरे से बॉन्ड बना के मजबूत है, उनको तोड़ना मुश्किल रहेगा। और जैसे जैसे उसमें लकड़ियाँ कम होगी, यानी कि इन शॉर्ट इसमें जैसे जैसे कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट्स कम होते जाएंगे वो उतना हल्का होते जाएगा और उतना उसको तोड़ने में आसानी होगी। इसीलिए जो टर्शरी है उसमें मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसके लिए वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, फिर सेकेंडरी और सबसे लीस्ट स्टेबल होते हैं प्राइमरी। ये हो गया हमारा SN1 में। अब SN2 में उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि सबसे ज़्यादा स्टेबल होएगा प्राइमरी, सेकेंडरी और सबसे लेस स्टेबल है टर्शरी।
अब वो क्यों होता है? अभी SN2 मैकेनिज्म में हमने देखा कि वो ओनली बैक मैकेनिज्म ही फॉलो करता है, यानी कि वो कुछ भी हो उसको वो अल्काइल ग्रुप के थ्रू होके ही आना पड़ता है। तो बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, यानी कि टर्शरी में जैसे हम देखेंगे ये 30 मतलब ये टर्शरी है। तो टर्शरी में जैसे हम देखेंगे सबसे ज्यादा बल्कीनेस इसमें, तो सबसे ज्यादा एनर्जी इसको लगेगा बिकॉज ये ओनली बैक अटैक ही होएगा। मतलब जो भी है उसको जो भी अटैक होएगा न्यूक्लियोफाइल का, वो उसको इस पूरे अल्काइल ग्रुप को पार करके यहाँ पे आना पड़ेगा, जो कि बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ही एनर्जी यूज होता है। तो इसके लिए वो सबसे लीस्ट स्टेबल है। फिर आता है सेकेंडरी और फिर लास्ट में आता है प्राइमरी। तो प्राइमरी में करने को बहुत आसान होएगा बिकॉज ओनली उसको सिंगल अल्काइल ग्रुप को ही डील करना पड़ता है, तो वो इजीली हो जाता है और वो इजीली स्टेबलाइज भी हो जाता है। फिर जैसे यहाँ पे अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट है तो उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा और उसकी स्टेबिलिटी प्राइमरी के कंपैरिजन में कम होएगा। और अगर टर्शरी कंपेयर करूँ तो वो हाईली अनस्टेबल होएगा बिकॉज वो प्रोडक्ट जो मिलेगा वो हाईली अनस्टेबल होगा। उसे स्टेबल करने के लिए बहुत एनर्जीज या बहुत अलग अलग मेथड यूज़ करने पड़ेंगे टू स्टेबलाइज, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो स्टेबल भी ना रहा है, वो कुछ ही टाइम के लिए स्टेबल रहेगा, बाद में वापस वो उसका बॉन्ड ऑटोमेटिक ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि SN2 मैकेनिज्म में प्राइमरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन टर्शरी, और SN1 में हमने देखा टर्शरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। तो इस तरीके से हमने ये बेसिक समरी से आइडिया लगाया कि SN1 मैकेनिज्म और SN2 मैकेनिज्म एग्जैक्टली क्या होते हैं, क्या उसका मैकेनिज्म है, क्या उसकी पोलैरिटी है, कितने मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं, उसमें इंटरमीडिएट बनता है नहीं बनता है। और हमने ऐसे टोटल 10 फैक्टर्स देखे, 10 फैक्टर्स के जरिए हम बता सकते हैं कि कौन सा रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म फॉलो करता है, कौन सा SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है।